हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू तगड़े क्लासेस। बेटा आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना 10th का सिलेबस। ठीक है, आज के लेक्चर्स से आपको 10th के लेक्चर्स देखने को मिलेंगे और हम कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर पाएं और बहुत ही जल्दी, ताकि आपके जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन है वो आप लोग जल्दी स्टार्ट कर सके। ठीक है, सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे और जो भी आपको डाउट होता है या किसी भी स्पेसिफिक चैप्टर में आपको कोई डाउट है, चैप्टर के दौरान किसी टॉपिक में डाउट है, आप बिल्कुल कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, उसको पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। आज के लेक्चर में बेटा हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है हमारी लाइफ पर, जिसकी वजह से हम लोग रिजेंबल कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से, है ना। हम किस वजह से अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, जो भी नई जनरेशन आ रही है वो मम्मी जैसी, पापा जैसी, दादा बुआ ये जैसे कैसे लग रहे हैं, किसकी वजह से लग रहे हैं, या हम लोगों का सारे तरीके, सारी हैबिट्स अपने पेरेंट्स जैसे किस वजह से है। ठीक है, हमारे डीएनए की वजह से, हमारे जीन्स की वजह से। तो बस हम जो सबसे पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो इसी पे बेस्ड है, हमारे जेनेटिक्स पे बेस्ड है, यानी कि हमारे जीन्स क्या हैं और उसी लिए क्या क्या हम किस तरीके से ट्रांसफर होंगे कैरेक्टर, किस तरीके से कैरेक्टर्स जो है वो अपने आप को शो करते हैं, चाहे वो डोमिनेंट है, वो रिसेसिव है, कौन से साइंटिस्ट ने इसमें हेल्प करी, ये सब कुछ करेंगे हम आज के चैप्टर में। और हमारा चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है बेटा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे द टॉपिक ऑफ द लेक्चर, दैट इज हेरिडिटी। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं हेरिडिटी की, तो हेरिडिटी क्या होता है। हेरिडिटी होता है जैसे कि अगर आपने बहुत पहले के टाइम की स्टोरीज सुनी है या कोई स्टोरीज देखी है, टीवी पर देखी है या बुक्स में पढ़ी है, तो उसमें क्या होता था, अगर कोई राज्य है और उस जगह का जो राजा है वो मर जाता था, या वो मतलब अपने जो सारा राजपाट है उसको अगर ट्रांसफर करना होता था तो किसको करता था, वो अपने बच्चों को या अपने ही जो प्रोजेनी है उसको ट्रांसफर करता था। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, तो उसी चीज से कनेक्ट कर कर यहाँ पर वर्ड है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब है, पर यहाँ पर हम प्रॉपर्टी का या राज्य का या पावर्स का ट्रांसफर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेटा कैरेक्टर्स की ट्रांसफर की। ठीक है, हेरिडिटी में क्या होता है बच्चे, हेरिडिटी का मतलब है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, कैरेक्टर हो गया जो हम लोग देख पा रहे हैं, कैरेक्टर्स या फिर मैं बोलूं ट्रेट्स। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स या ट्रेट्स फ्रॉम, किससे किसको ट्रांसफर होता है ट्रेट या कैरेक्टर, फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है, टू देयर, अब आप बोलो नेक्स्ट जनरेशन में बोल सकते हैं इसको। ठीक है, मैं बोलूंगी कि भाई नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करना, या मैं इसको एक और बड़ा नया दूंगी तो प्रोजेनी को ट्रांसफर करना, और प्रोजेनी का ही मतलब है टू देयर चाइल्ड। ठीक है, तो कोई भी कैरेक्टर या कोई भी ट्रेट का ट्रांसफर होना फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी इज नोन एज हेरिडिटी। क्लियर, तो हेरिडिटी क्या हो गया कि हमें कोई भी चीज अगर अपने पेरेंट्स से मिल रही है इन द बॉडी, इन द टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स और इन द टर्म्स ऑफ ट्रेट्स, तो उसको हम बोलेंगे बेटा हेरिडिटी। ठीक है जी, अब कैरेक्टर्स जैसे क्या हो सकते हैं, मैं बोलूं कि भाई कैरेक्टर मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, तो कैरेक्टर हो सकते हैं जैसे कि हमारा आई कलर है विच इज अ कैरेक्टर। ठीक है ना, हमारा हेयर कलर है, हमारा स्किन कलर है, ये क्या है बेटा, ये हमारे कैरेक्टर्स है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो कुछ कैरेक्टर्स अगर ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट से अगली प्रोजेनी में या नेक्स्ट जनरेशन में भेज रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं बेटा हेरिडिटी। क्लियर है, तो हेरिडिटी के थ्रू हमें सारे कैरेक्टर्स मिले हैं अपने पेरेंट्स से। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कैरेक्टर या फिर जो ट्रेट है वो दो तरीके के होंगे। ठीक है, वो दो तरीके के होंगे, एक होता है बेटा एक्वायर्ड, ठीक है, जिसको मैं बोलूंगी एक्वायर्ड ट्रेट। ठीक है जी, और दूसरा होता है बेटा इनहेरिटेड ट्रेट। दूसरा होगा बेटा इनहेरिटेड ट्रेट। ठीक है, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इनहेरिटेड का मतलब होता है ऐसे ट्रेट जो हमने इनहेरिट किए हैं, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले, इनहेरिट हमने लिए हैं जो। ठीक है, तो इनहेरिटेड ट्रेट होंगे जो हमने ट्रेट इनहेरिट किए, लिए, हमें मिले हैं।
एक्वायर ट्रेट होते हैं जो हमने अपने आसपास की सराउंडिंग से लेकर सीख लिए हैं, ठीक है। इनहेरिटेड ट्रेट जो हमें अपने आप मिले हैं, दोज आर इनहेरिटेड, हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं अपने आप। इनहेरिटेड, एक्वायर, हम किस चीज को ले रहे हैं, छीन रहे हैं, सीख रहे हैं अपने आप, वो होते हैं बेटा एक्वायर ट्रेट, ठीक है। तो अगर एक्वायर ट्रेट को लिखेंगे तो एक्वायर ट्रेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, दोज ट्रेट्स, यानी कि वो ट्रेट विच वी एक्वायर, ठीक है। फ्रॉम, किससे हमने एक्वायर करा है, फ्रॉम सराउंडिंग लिखें या एनवायरमेंट लिखें, जो ट्रेट्स हमें सराउंडिंग से मिले हैं या एनवायरमेंट से मिले हैं वो होंगे एक्वायर्ड ट्रेट, ठीक है। इनहेरिटेड, इनहेरिटेड में सेम चीज लिखेंगे क्या, कि दोज ट्रेट्स विच वी गेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, ऐसे ट्रेट जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं वो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं, जो हमने आसपास से लिए हैं वो एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज में क्या होगी, एक्वायर्ड ट्रेट बेटा हमेशा कब मिलेंगे हमें, प्रेजेंट आफ्टर बर्थ, एक्वायर्ड ट्रेट हमारे बर्थ के बाद हमारे अंदर आएंगे, वो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। और इनहेरिटेड ट्रेट्स में क्या होगा, वो ट्रेट हमारे पास होंगे प्रेजेंट सिंस बर्थ, जब से हमारा जन्म हुआ है तब से ये ट्रेट्स हमारे अंदर होंगे, ठीक है, सिंस बर्थ, बर्थ के टाइम से ही। और क्या डिफरेंस हो सकता है, एक्वायर का अगला डिफरेंस हो सकता है ये बेटा एब्सेंट, ठीक है, एब्सेंट होंगे किसमें, जर्म सेल में, यानी कि हमारे स्पर्म और एग में नहीं होंगे एक्वायर ट्रेट के जीन्स, वो वहां तक नहीं ट्रांसफर होंगे। जबकि इनहेरिटेड में बेटा प्रेजेंट होंगे जर्म सेल में, तभी तो ये नेक्स्ट तक प्रोजनी तक जो है वो ट्रांसफर कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि एक्वायर के एग्जाम्पल क्या होंगे, एक्वायर के एग्जाम्पल जो भी चीजें, जैसे कि जो भी चीजें आपने सीखी हैं जन्म के बाद, चाहे मैं उसे कोई भी लैंग्वेज में बात करना बोलूं, ठीक है, कि आपने अगर लैंग्वेजेस सीखी हैं, आपने स्विमिंग सीखी है, साइकिलिंग सीखी है, तो ये सारी जो चीजें हैं एक्वायर्ड में आएंगी बेटा, ठीक है। इसलिए मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ, जैसे कि स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इनहेरिटेड, जैसे जो मैंने आपको बताया, ये वाले ट्रेट जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिले हैं, यानी कि आई कलर बेटा, स्किन कलर, हाइट, वेट, जो भी चीजें होंगी जो हमें पेरेंट्स से मिली है इनहेरिटेड एज इट इज, वो आपकी इनहेरिटेड ट्रेट होगी। तो अभी तक हमने क्या किया, थोड़ा सा हेरिडिटी का ओवरव्यू कि हेरिडिटी क्या होती है, ट्रेट्स क्या होते हैं, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, और जो कैरेक्टर्स या ट्रेट्स हैं ये कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। कैरेक्टर या ट्रेट बेटा आपके दो तरीके के होंगे, एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट, ठीक है बच्चे, क्लियर है इतना, आगे चले, ठीक है। इसके बाद हम आगे करेंगे कि हमने ट्रेट्स पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, हेरिडिटी जो हम वर्ड पढ़ रहे हैं इसमें हम कैरेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है, कैरेक्टर पढ़ेंगे। कैरेक्टर हमारे अंदर आ किसकी मदद से रहे हैं, कैरेक्टर हमारे अंदर आ रहे हैं क्योंकि हम लोगों को अपना पेरेंट्स का डीएनए मिल रहा है, ठीक है। हमारे अंदर कैरेक्टर्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कैरेक्टर्स हमारे अंदर किसके अंदर है, डीएनए के अंदर है, और हमें अपने पेरेंट्स का हाफ डीएनए मिल रहा है। अगर मैं बोलूं डीएनए में भी क्या, डीएनए की बेटा जीन्स, ठीक है। तो हमें फोकस करना है जीन्स पर कि जीन्स क्या है, जीन्स कौन सी ट्रांसफर हो रही, कौन सी जीन्स ट्रांसफर नहीं हो रही है। तो जीन्स है, या जीन्स को एक वर्ड और बोला जाता है, जीन्स को बोलते हैं बेटा फैक्टर्स, ठीक है, जीन को बोलते हैं फैक्टर्स। ऐसे फैक्टर्स जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आ गए हैं और हमारे जो कैरेक्टर है वो उनसे सेम हो गए, ठीक है। तो अगर हम जीन्स की बात कर रहे हैं तो जीन्स में हमें करना पड़ेगा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई स्टडी ऑफ जीन्स क्या होती है, स्टडी ऑफ जीन्स क्या होती है। हम जीन्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो स्टडी ऑफ जीन्स क्या होती है बेटा, स्टडी ऑफ जीन्स होती है जेनेटिक्स, ठीक है, स्टडी ऑफ जीन्स होती है बच्चे जेनेटिक्स, ठीक है। और दूसरी चीज वहीं पर अगला क्वेश्चन उसी तरीके से आएगा कि फिर बताइए जरा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है बेटा ग्रीगर जोहन मेंडल, जो कि आपने किस नाम से सुना होगा, जी जे मेंडल, ठीक है।
फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है बच्चे? जीजे मेंडल है फादर ऑफ जेनेटिक्स। यानी कि अच्छा एक चीज और, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है बेटा ये बोटानिस्ट था, यानी इसने जीन्स के बारे में पढ़ा तो है, इसने जीन्स के बारे में एक्सपेरिमेंट किए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बहुत सब कुछ बताया है जीन्स के बारे में, लेकिन प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, बॉटनिस्ट है, उसने प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है, एक तो स्टडी ऑफ जीन्स क्या होती है, और दूसरा फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। फादर ऑफ जेनेटिक्स है बेटा जीजे मेंडल, दैट इज ग्रिगर जोहन मेंडल। ठीक है, इसके बाद अगर हम मेंडल के बारे में करें, मेंडल ने क्या स्टडीज करी, मेजरली हमें इस चैप्टर में मेंडल्स की स्टडीज करनी है। ठीक है, मेंडल की स्टडीज करने के लिए आगे हम करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मेंडल ने किस प्लांट पे काम किया। मेंडल ने बेटा काम किया पी प्लांट पे। ठीक है, मेंडल ने पी प्लांट पे काम किया था, यानी कि मटर के पौधे पे प्लांट किए काम किया उसने। कितने टाइम तक बेटा? 7 इयर्स तक। ठीक है, मेंडल, ये चीजें जो मैं आपको टर्म्स में लिखवा रही हूँ या सिंगल वर्ड में लिखवा रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है कि मेंडल ने पी प्लांट पे काम किया, 7 इयर्स तक काम किया, और वो ईयर थे 1856 टू 1863। ठीक है, उसने 7 साल कहाँ काम किया? पी प्लांट पे काम किया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई पी प्लांट का साइंटिफिक नेम बताओ। ठीक है, पी प्लांट का साइंटिफिक नेम बताओ। अब साइंटिफिक नेम क्या होता है, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, हम लोगों का साइंटिफिक नेम है, क्या साइंटिफिक नेम है हम लोगों का? होमो सैपियन। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम का मतलब क्या है, एक थोड़ा सा एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल गोलगप्पे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ उसको गोलगप्पा बोलते हैं, कहीं उसको पानी पूरी बोलते हैं, कहीं उसको पुचका बोलते हैं, कहीं उसको वाटर बोलते हैं, जो भी है, बहुत अलग अलग नाम है। तो उस नाम को एक स्पेसिफिसिटी देने के लिए कि भाई ये नाम तो अलग अलग है, लेकिन अगर इसका एक स्पेसिफिक नाम हो जो सारी कंट्रीज में, पूरे वर्ल्ड में जो है सेम ही जाना जाएगा, अगर उस नाम से बोलेंगे तो वो बेटा साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, भले ही हम मटर को कहीं लोग अलग अलग देशों में अलग अलग नाम लेते हो, लेकिन हर जगह जो मटर है उसका साइंटिफिक नेम एक ही होगा। ठीक है, तो इसलिए साइंटिफिक नेम हमारा बेटा पी प्लांट का है पाइसम सटाइवम। ठीक है, पाइसम सटाइवम जो है इसका साइंटिफिक नेम है पी प्लांट का। यहां से क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें बताइए, रूल्स बताइए किसी का भी साइंटिफिक नेम लिखने का, कि जो है साइंटिफिक नेम हम लोग कैसे लिखेंगे, और अगर साइंटिफिक नेम इस तरीके से नहीं लिखेंगे तो गलत होगा। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला है रूल 1 है कि ये जो पार्ट है बेटा ये जीनस है पहला वाला, और जो दूसरा वाला पार्ट है वो बेटा स्पीशीज है। ठीक है, जो हम साइंटिफिक नेम बोलते हैं किसी का भी, जो पहला नाम होता है जीनस का नाम होता है, दूसरा नाम होता है स्पीशीज का नाम होता है उसका। ठीक है, तो सबसे पहला नाम है कि जो जीनस का फर्स्ट लेटर होगा मस्ट बी कैपिटल। ठीक है, जीनस का जो सबसे पहला लेटर होगा वो कैपिटल होना चाहिए, जैसे कि यहां पर लिखा है। ठीक है, रूल 2 क्या है कि जो स्पीशीज है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा मस्ट बी स्मॉल, वो हमेशा छोटा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? जैसे कि यहाँ पर हमने छोटा लिखा है एस, किसी भी चीज का, सिर्फ ऐसे नहीं, पी प्लांट का होमो सैपियन लिख रहे हैं तो उसमें एच कैपिटल होगा, सैपियन का एस स्मॉल होगा, हर जगह ये लिखना है। जीनस का पहला नाम कैपिटल, स्पीशीज का पहला नाम स्मॉल। ठीक है बेटा, इसके बाद है रूल 3 कि या तो आप इस नाम को इटैलिक्स में लिखें। ठीक है, आइदर राइट द नेम ऑफ द एनी प्लांट इटैलिक्स, या फिर उसको हम क्या करें, अंडरलाइन कर दें। अगर हम इटैलिक्स में नहीं लिख रहे हैं तो बेटा अंडरलाइन कर दें। तो ये 3 रूल्स हैं जिनसे हम किसी भी चीज का साइंटिफिक नेम लिख सकते हैं। अगर हमने इनमें से कोई एक भी रूल फॉलो नहीं किया तो चाहे आपने सब कुछ सही लिखा है, स्पेलिंग सही लिखी, नाम सही लिखा, बेटा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस चीज पे थोड़ा फोकस करिएगा कि किसी भी चीज में साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो उसका जीनस का पहला लेटर कैपिटल होगा हमेशा, स्पीसीज का पहला लेटर हमेशा स्मॉल होगा। क्लियर है? यहाँ कोई दिक्कत किसी को? आगे चले। हमने बात कर ली है कि मेंडल ने
पी प्लांट पर काम किया, मैंडल ने पी प्लांट पर 7 सालों तक काम करा, वो 7 साल भी हमने बता दी है। ठीक है, क्लियर, क्योंकि आगे वाला जो हमारा टॉपिक होगा इससे रिलेटेड है। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन आता है कि हमें बताइए व्हाई मेंडल वर्क ऑन पी प्लांट। मेंडल ने बाकी सब प्लांट छोड़कर पी प्लांट पे काम किया ही क्यों? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मेंडल ने कोई और प्लांट को काम क्यों नहीं किया? मेंडल ने अपने जो 7 साल हैं अपने एक्सपेरिमेंट के, अपने स्टडी ऑब्जर्वेशन के जो 7 साल हैं वो पी प्लांट को दिए ही क्यों? क्यों किया उसने इस पे काम? तो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रीजन तो होगा बेटा। सबसे पहला रीजन है, जब मैं इसको बोलूंगी सबसे इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है ये, ठीक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है ये, इट हैज 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स। यानी एक सिंगल पी प्लांट के अंदर ही उसको 7 कैरेक्टर्स या 7 ट्रेट मिल गए थे, तो उसको अलग अलग 7 पेड़ों पे एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं थी, सब कैरेक्टर्स को इक्वल दिखाने के लिए। बात समझ आ गई? तो उसने एक ही प्लांट पे जब उसको 7 कैरेक्टर मिलेंगे बेटा तो वो करेगा ना उस पे काम। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट मुझे यही लगता है इसका कि उसका 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, उसने सिर्फ इसीलिए इस पे काम किया। ठीक है, अगला पॉइंट क्या हो सकता है? अगला पॉइंट है बेटा, इट हैज शॉर्ट लाइफ स्पेन। जो पी प्लांट था उसकी जो लाइफ स्पेन थी यानी कि जीवन काल, ठीक है, वो बहुत छोटा था। यानी कि अगर मैं कोई एक पेड़ उगाती, जिस पेड़ को उगाने में 1 साल लगता, मैं अपनी एक क्रॉप 1 साल लगाती, फिर उसका रिजल्ट निकालती, फिर 1 साल वेट करती अगला रिजल्ट निकालने के लिए, तो इट इज टाइम टेकिंग। ठीक है, जबकि उसको रिजल्ट निकालना था। और अगर उसे कोई ऐसा पेड़ मिल गया है जिसके पास कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा है और जिसकी लाइफ स्पेन भी कम है, तो वो उसको चूज करेगा। तो यहाँ पर इसका दूसरा पॉइंट क्या था कि जो पी प्लांट है ना बेटा उसकी लाइफ स्पेन भी कम थी। ठीक है, कितनी कम थी? 3 to 4 मंथ्स में उसको अपने रिजल्ट्स मिल रहे थे जो उसको चाहिए थे। ठीक है, तीसरा है, इट हैज बाइसेक्सुअल फ्लावर। जो पी प्लांट थे उसके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर था। बाइसेक्सुअल मतलब कि उसके ही फ्लावर में मेल पार्ट भी था और उसी के फ्लावर में फीमेल पार्ट भी था। ठीक है जी, तो जो फ्लावर थे पी प्लांट में वो बाइसेक्सुअल फ्लावर थे। बाइसेक्सुअल का मतलब कि उस सेम ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी था बेटा और फीमेल पार्ट भी था। ठीक है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही एक ही फ्लावर में होने का क्या एडवांटेज है ये हम जरा करते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा डायग्राम समझना पड़ेगा जो कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का होगा। ठीक है, अगर मैं बाइसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम बनाऊं तो आपको थोड़ा सा इजीली समझ आएगा कि क्या फायदा है एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होने का। ये जो पार्ट है बेटा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इन अ प्लांट, जिसमें इसको हम बोलेंगे स्टिग्मा। ठीक है, लॉन्ग सिलेंडर लाइक पार्ट ये होता है बेटा स्टाइल, ये होता है ओवरी एंड ये हो गए बेटा इसमें ओव्यूल्स। ठीक है, दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन अ फ्लावर। अब अगर हम बात करें कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव है ये। ठीक है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव। मेल रिप्रोडक्टिव में भी ये है बच्चे एंथर। ठीक है, और ये हो गया आपका फिलामेंट। ठीक है, अब इसके बाकी नॉन एसेंशियल पार्ट्स भी हैं जैसे कि ये इसकी पैटल्स और उसके बाद इसकी ग्रीन कलर की सेपल्स। ठीक है, तो इस तरीके से फ्लावर है। जो मैं बता रही थी आपको कि क्या फायदा है बाइसेक्सुअल फ्लावर का होने में। बाइसेक्सुअल फ्लावर का होने में फायदा ये है बच्चे कि एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन।
ठीक है, एंथर के अंदर है पोलन ग्रेन। सपोज अगर ये मेल फ्लावर अगर होता, फीमेल फ्लावर अलग होता, तो मेल फ्लावर के पास होता पोलन ग्रेन और फीमेल फ्लावर के पास होता यहाँ पर सपोज एग सेल। ठीक है, तो मेल फ्लावर को अलग से पोलन ग्रेन रिलीज करना पड़ता और उसको सिंक करना पड़ता कि कब जो फीमेल फ्लावर है इसका ओवरी, इसका जो एग है वो मैच्योर होगा और तब वो जाकर वहां पर क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन कराएगा। लेकिन यहाँ पर ये दोनों पास पास में ही हैं, तो यहाँ पर पॉलिनेशन के जो चांसेस हैं वो मैक्सिमम हो जाएंगे कि बहुत ज्यादा जल्दी जो है पोलन ग्रेन आपका स्टिग्मा पर आ जाएगा और स्टिग्मा से पोलन ट्यूब जल्दी ग्रो हो जाएगी। तो हुआ क्या बायसेक्सुअल फ्लावर होने की वजह से, तो जो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन या मैं बोलूं पहले पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले होगा पॉलिनेशन, तो जो चांसेस ऑफ पॉलिनेशन है वो बेटा मैक्सिमम हो गए अगर वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर नहीं है और बायसेक्सुअल फ्लावर है तो। ठीक है, तो इसीलिए मैंडल ने पी प्लांट को चूज किया। अब समझ आया कि 3 रीजंस क्या क्या थे, मैंडल क्यों चूज करेगा पी प्लांट को। 3 रीजन दोबारा से मैं रिकॉल करा देती हूँ। सबसे पहला रीजन है इट हैज 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स, जो 7 कैरेक्टर उसको अलग अलग पेड़ों में मिलते उससे बेटर था उसने एक पी प्लांट चूज किया और उसको 7 कैरेक्टर मिल गए। ठीक है, दूसरा रीजन था इट हैज शॉर्ट लाइफ स्पेन, यानी कि एक ऐसा पेड़ उसको मिला जिसका लाइफ स्पेन 3 या 4 मंथ का था सिर्फ, उसको रिजल्ट जल्दी निकल के आ गया। तीसरा रीजन जो हम अभी डिटेल में कर रहे हैं कि उसके पास बायसेक्सुअल फ्लावर थे। ठीक है बेटा जी।